हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबीवी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुविकल्प प्रश्न लेके आया हूं जो बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और बार बार आ रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें। पहला ऑप्शन दे रखा है p, दूसरा ऑप्शन p+1, तीसरा ऑप्शन 2p और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2p+1। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको इसमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सवाल है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी कि आप इसमें p पे ऐसे नंबर देखना है जिसे अगर हम p की जगह लाएंगे तो आंसर हमारा विषम आना चाहिए। ठीक है, जैसे तो सॉल्व करके देखेंगे एक बार। ठीक है, चलिए माना कि देखिए, अगर आप एग्जाम में बहुविकल्प क्वेश्चन आते हैं तो आप वहां पे ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट टिक लगा के आएंगे ये आंसर हो गया तो आप डायरेक्ट आएंगे। वहां पे भी तो सॉल्यूशन चाहिए गणित में, है ना। सॉल्यूशन करके ही आंसर पे टिक लगाना। अगर सॉल्यूशन करके अगर आप बिना वाके लाएंगे तो कब आएंगे तो गलत हो सकता है। वहां पे आपको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है निकल के, जब आप उस क्वेश्चन पे वो विकल्प है आप टिक लगाएं। यानी कि आंसर आपका बार माना कि 2p+1 निकल के आया तो आप इस पे टिक लगाएं। माना कि आंसर आपका 2p निकल गया है तो इस पे टिक लगाएं। तो सॉल्यूशन करके ही टिक लगाएं, ना अंदाज से टिक लगाएं, क्योंकि ये मैथ का है। मैथ में सॉल्यूशन करके ही आंसर आएगा। चलिए माना कि p एक पूर्णांक है। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, p बराबर माना मैंने 1 2 3 और प्लस इनफिनिट तक माना कि इतना ही माना। ठीक है, चलिए इसमें लगाइए। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन है मेरे पास p। अगर p की जगह अगर मैं 1 रखता हूं, चलो ठीक है, यहां तक कोई बात नहीं, यहां पर विषम आ जाएगा 1। विषम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर p की जगह अगर मैं 2 रखता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा 2, यानी कि 2 एक सम संख्या है। तो इसी बात से ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, यानी कि पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास p+1। अगर मैं पहले मैं अगर 1 रखता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1 और +1 कितना हो जाएगा 2। और हमें बनाना है विषम, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया पहले बात तो यहां पर। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन लेते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास 2p। अगर मैं p की जगह अगर 1 नंबर रखता हूं तो 2 गुणा 1 बराबर कितना आएगा 2। ये भी हो गया सम। बात चल रही है किसकी, विषम पूर्णांक की। ठीक है, चलिए एक ऑप्शन रहेगा हमारे पास डी, यानी कि डी ऑप्शन जो हमारे पास वो है 2p+1। अगर मैं इसकी है p की जगह अगर नंबर लगा के देखता हूं तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। यानी कि 2 गुणा p की जगह लगाया मैंने 1+1 2 1 2 +1 2 और 1 3, यानी कि 3 जो नंबर है वह एक विषम संख्या है और विषम पूर्णांक की बात कर रहा है तो विषम आ गया। काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आपने 1 की जगह 2 लगा के दिखाई है हमें। चलिए अब 2 लगा के बात करते हैं। तो 2 गुणा 2+1 यानी कि 2 दूनी 4 और +1 तो 4 और 1 5, ये भी विषम आ गया। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा। हमारे पास आंसर होगा 2p+1, यानी कि इसमें p का मान कुछ भी लगा लीजिए x y z, यानी कि p का मान 1 2 3 4 5 लगा लीजिए और आंसर हमारे पास विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। जैसे कि 3 5 अगला होगा 7 9 ऐसे विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। इससे आप पहले का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे रख करते हैं।
चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को ए बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी बराबर एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं। फिर कह रहा है, तो HCF आपको बताना है, HCF बताना है ए और बी का है, ठीक है। यानी कि आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्या है, तो HCF a और b का बताइए क्या होगा, ठीक है। और इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपको ऑप्शन तो लिख देने हैं, ठीक है। ऑप्शन है एक्स वाई, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एक्स वाई का होल स्क्वायर, सी एक्स क्यूब वाई क्यूब, और डी जो ऑप्शन है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आंसर बताना क्या होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बिना सॉल्व करे तो आप आंसर बता ही नहीं सकते मैथ में, हमेशा ध्यान रखिए सॉल्यूशन करके ही आंसर बताएं, ठीक है। चलिए पहले a बराबर क्या दे रखा है हमें, a बराबर दे रखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, b बराबर एक्स वाई का होल क्यूब, ठीक है। यानी कि पहली कंडीशन का क्या दे रखा है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स वाई का होल क्यूब, ठीक है। बराबर बात करते हैं। चलिए इसका वेक्टर लेंगे तो x गुणा x, y कितनी बार है हमारे पास, दो बार, तो दो बार करिए y गुणा y, ऐसे इसके अंदर ये वेक्टर तो हो जाएगा x गुणा, फिर कितने x पे एक बार है, y कितनी बार है, तीन बार, y और y, ठीक है, तीन बार। बात किसी कर रहा है हमसे बात करता है HCF बताइए किसका, a और b का, नहीं गलत से लिखेंगे HCF a, b बराबर HCF का मतलब क्या होता है कि दोनों संख्याओं में कॉमन, यानी कि जो वेनिस्ट मान होगा वही उस संख्या को उठाते हैं। यानी कॉमन कौन सा इसमें, एक तो x कॉमन दिखाई दे रहा है, और इसके बाद ऊपर एक x तीन है, नीचे एक है, एक ही बात। दूसरा कॉमन है हमारे पास लास्ट में y, इसके अलावा और कुछ है नहीं, और कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ एक और y और दिखाई दे रही है इसमें, और कुछ दिखाई दे रहा है ना। चलिए x फिर एक y गुणा एक y, यानी कि आंसर हमारे पास हो गया एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई का होल स्क्वायर किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन बी। यानी कि इस तरीके से आप आंसर निकल गया हमारा बी, ठीक है। देख लीजिए एक बार, यही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे रख कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने
वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है k का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन दे रखे हैं इसके -5/4, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2/5 और तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है 15/4 और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है 3/2। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं और इसका हमें आंसर बता रहा है। चलिए सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है यदि 3x + 2ky बराबर 2 और 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि परस्पर जो समांतर रेखा होती है उसका नियम क्या होता है। उसका नियम ये होता है यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, ये कंडीशन हमें पता होना चाहिए कब, जब परस्पर समांतर हो, जब रेखाएं परस्पर समांतर हो। ठीक है, ये कंडीशन हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट करते हैं बहुविकल में, यानी कि हमें इतना टाइम नहीं होगा वहां पे, बहुविकल में डायरेक्ट करते हैं। यानी कि a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और ये c1 की वैल्यू, यानी कि ये संख्या इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास माइनस की। ध्यान रखना हमें किसकी आएगी, माइनस की। पहले लिख दे रहा हूं -2, क्योंकि ये संख्या इधर आ जाएगी बराबर में। हमेशा डायरेक्ट तुलना करते हैं तो ये संख्या इधर आ जाती है। ठीक है, ये ऑलरेडी है हमारे पास, ये संख्या नहीं है। ठीक है, ये a2, ये b2 और ये c2। ठीक है, अब इसमें पुट कर दीजिए। a1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, a2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 और b1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2k और b2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 5। इसके बाद आगे c1 की वैल्यू कितनी हमारे पास, c1 की वैल्यू कितनी -2 और c2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 1। और यहां पे कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा होगा बराबर नहीं है। जब j इसके बराबर नहीं है तो इससे तो कोई मतलब रखिए मत। ठीक है, यानी कि इसका बराबर ये नहीं है तो इससे तो हाथ मत लगाइएगा। तो कंपैरिजन करेंगे इसकी, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये संख्या एक दूसरे के बराबर है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास कितना आएगा, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, यानी कि 5 × 15, इसका मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 2 × 4 और हमें बताना है k का मान। तो k का मान कितना है, गुणात्मक संख्या होगी कहां आएगी, बट्टे में, यानी कि 15/4। यानी कि इसका आंसर k का जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 15/4। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में 15/4 कहां है, यानी कि ऑप्शन सी। इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आया ऑप्शन सी, यानी कि 15/4 k का मान। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। और ये कैलकुलेशन हमारे पास हम कर तो सकते हैं लेंथी तरीके से, बहुत लॉन्ग मेथड से, पर हमें तो टाइम ऑप्शन करने हैं ना वो भी तरीके से, तो उस तरीके से करेंगे। बस हमें आपको ये पता होना चाहिए जब रेखाएं परस्पर समांतर हो तो कौन सी कंडीशन फॉलो करते हैं, उसी तरीके से आंसर को निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए रफ कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। समीकरण समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। ठीक है, इसका पूछा मूल क्या, योग क्या होगा, और ऑप्शन दे रखे हैं हमें, यानी कि 3/5, दूसरा ऑप्शन दे रखा है
माइनस के 3/5 और तीसरा ऑप्शन दे रखा 2/5 और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा माइनस के 2/5। आपको बताना है इसमें आंसर क्या होगा और पूछा है आपसे मूलों का योगफल। चलिए बात करते हैं हमारे पास। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये a का मान होगा, ये b का मान होगा और ये c का मान होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। c इसमें एक अचर राशि होती है, ये अपना दिमाग में सेव कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले निकालेंगे मूलों का योगफल, यानी कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी कि मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस के b/a। ठीक है, माइनस के b/a यानी कि अगली कंडीशन में लिखेंगे माइनस x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछा क्या क्वेश्चन है, मूलों का योगफल। इसने पूछा मूलों का योग और योगफल बात लिखिए। चलिए अब आगे चेक करते हैं, यानी कि माइनस b, माइनस को बाहर रख लीजिए, माइनस के 1 मान लीजिए, माना कि ये माइनस के 1 इसके साथ है। b का वैल्यू कितना हमारे पास माइनस के 3, माइनस के 3। a की वैल्यू कितनी है 5, इसमें मल्टीप्लाई करिए, यानी कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि 3/5। 3/5 कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए अभी आपसे पूछ लेता कि मूलों का योगफल तो इसने पूछा है, अगर आपसे पूछ लेता कि मूलों का गुणनफल क्या होगा तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए आपसे पूछेगा मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a, यानी कि c का मतलब क्या होता है अचर पद अपॉन x² का गुणन। ठीक है, चलिए अचर पद कितना आया हमारे पास 2 और x² का गुणन कितना था 5, यानी कि इस तरीके से आप बता सकते हैं मूलों का गुणनफल ये होगा। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है। ठीक है, रफ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x + 4 बराबर 0 का विभक्त कर है, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ऑप्शन दे रखा पहले 12, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 13 और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 13 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है -12 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 3√6, यानी कि ये हमें दे रखा है। चलिए देखिए फिर द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x + 4 = 0। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी तुलना किसके साथ करते हैं हम, यानी कि ax² + bx + c = 0 के साथ। ठीक है, तो आपको इससे पता पड़ जाना चाहिए कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -6, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। इससे आपको ये पता पड़ जाना चाहिए कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। ठीक, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी, विभक्त कर का पूछा है आपसे सूत्र। ठीक है, विभक्त कर क्या होगा ये पूछा आपसे। ठीक है, तो विभक्त कर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d = b² - 4ac। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, विभक्त कर का जो फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। ठीक है, आप ये कहां से निकाला गया है, ये निकाला गया है माइनस के b प्लस माइनस अंडर में b² - 4ac/2a, यानी कि ये श्रीधराचार्य के सूत्र से निकाला गया है, यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा
बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए लगाएंगे। बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 6, यानी कि माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 3। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 और सी की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 गुणा 4। चलिए d इज इक्वल टू माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 6 का अगर स्क्वायर करेंगे यानी कि 6 से 36 माइनस इनका आपस में गुणा करिए, 4 3 12 और 12 चौक 48 यानी कि 48। चलिए 48 में तो मुझे घटाने हैं 36, तो कितना बचेंगे मेरे पास, बचेंगे माइनस के 12, यानी कि ऑप्शन में आपको कहीं 12 भी नजर आ रहा होगा, यानी कि हमारे पास ऑप्शन सी में माइनस 12 नजर आ रहा है, यानी कि इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा माइनस 12, यानी कि आंसर व्यक्त कर है माइनस के 12। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे मैं रख करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पांच कराए थे, 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन हमारे पास, बिंदु P 2,3 और Q 10,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो आपको बताना है, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है यानी कि माइनस के 3,9, दूसरा ऑप्शन है माइनस 9,3 और तीसरा ऑप्शन है 9,3 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास माइनस 9,2। ठीक है, ये ऑप्शन है, और आपको बताना है कि बीच की दूरी का 10 मात्रक है, तो आपको बताना है जो बिंदु होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, y के जो मान होगा वो क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर बोर्ड एग्जाम में आप बहुविकल्प प्रश्न कर रहे हैं तो सबसे पहले उन सवालों को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आए उस पर टिक लगाएं, ना कि आप बिना सॉल्व करे टिक लगाएं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो बहुविकल्प का जो नंबर जो होता है वो सिर्फ एक होता है, और एक नंबर पे आपको एक ही नंबर मिलेगा, उसमें आधा नंबर नहीं मिल सकता। ठीक है, वो भी बहुविकल्प प्रश्न है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। बीच की दूरी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो यहां लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो फॉर्मूला होगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये मान लिया हमने x1 है, ये y1 है। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2 x2 y2। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए, ये आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये कह रहा है बीच की दूरी, और बीच की दूरी हमारे पास पहले से दे रखी 10 मात्रक है। ठीक है, यहां पुट कर दीजिए, यानी कि 10। ठीक है, इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 10, तो अंडर पर लगा देंगे 10 माइनस x1 की वैल्यू कितनी हमारे पास, x1 की जो वैल्यू हमारे पास वो है 2, यानी कि x1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी हमारे पास y2 की y है, और y1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, यानी कि 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए आपको तो ये पता होगा, चलिए एक स्टेप और करते हैं, इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, 10 में आता है 2 वैल्यू कितने बचे 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर।
ठीक है। चलिए आपको ये पता होगा जब अंडर रूट हटता है, ये वाला अंडर रूट हटता है तो बराबर पे स्क्वायर में चला जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर बराबर 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का कितना होता है 64 और प्लस इसका बोलेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा 100 बराबर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 2 3 6 यानी कि 6y, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपके। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें से इस वाली संख्या को इधर लेके आइए, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए, इस जगह इधर, ठीक है। हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y हो गया। अब इधर लेके गए तो प्लस के 64 और 9 जोड़ दीजिए पहले। 64 और 9 कितने हो गए हमारे पास, 64 और 9 हो गए आपके 64 और 9 73, कितने हो गए 73। इसे 100 को इधर ले आइए माइनस 100 बराबर 0। एक बार चेक कर लें, y स्क्वायर है हमारे पास माइनस 6y हो गई और 9 और हमने 64 जोड़ दिए, कितने हो गए 73 और 100 इधर से गया तो माइनस की, ठीक है। चलिए ये होगा y स्क्वायर माइनस 6y। अब क्या करेंगे, इसमें से घटाइए, साइड में घटा लेते हैं 73 माइनस कितना बचा यहाँ पर 7 और यहाँ पे बचा हमारे पास यानी कि यहाँ बचे 9 में लगे 2 यानी कि हमारे पास बचा 27, वो किसके माइनस के, यानी कि माइनस के 27 इक्वल टू 0। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए इसके वेक्टर करें, वेक्टर हमें ऐसे करने हैं यानी कि 27 के वेक्टर ऐसे करने हैं, जोड़ के या घटा के हमारे पास 6 आना चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए 6। तो क्या करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास पता है हमें कि 9 3 27 होते हैं, यानी कि 9 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 27, यानी कि 9y प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। क्यों कि 9 में से 3 गए तभी तो माइनस के 6 आएंगे। चलिए इसमें से y कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस और y का भाग 9y लेंगे तो 9, ठीक है, प्लस 3 यहां कर लीजिए y माइनस 3 का भाग 27 में यानी कि 9 3 27 बराबर 0। हरी सिंह भूरी सिंह की शकल एक सी होनी चाहिए, क्या हरी सिंह भूरी सिंह की शकल, यानी कि ये दोनों भाई भाई हैं। अगर दोनों भाई भाई की शकल एक सी है तो आपका आंसर सही है। अगर दोनों भाई की शकल एक सी नहीं आ रही है तो सवाल गलत है। आप पहले से डिसाइड कर लीजिएगा, अगर दोनों की शकल एक सी आ रही है तो ठीक है, नहीं तो सवाल गलत है, ठीक है। चलिए माना कि इन दोनों के पास हमने 9 तो दिया, तो इन दोनों शकल एक सी है तो इसे एक को बुला लीजिए y माइनस 9। उनके पड़ोसी माना कि कहीं बंटारा हो रहा है तो आपके दो भाई हैं दोनों हरी सिंह और भूरी सिंह, इनके पास 9 आ गया। अब हरी सिंह ने कहा कि तुम जाइए मैं बाद में जाऊंगा, तो भूरी सिंह आ गया। अब उनके पड़ोसी भी तो जाएंगे, ये करण अर्जुन है, तो करण अर्जुन कौन से हमारे पास y प्लस 3 और बराबर 0, यानी कि ये दोनों आ गए। अब ये मान पहुंच गया, मैं एक बार ये तो चेक कर ले, ये प्लस क्या है, इनकी तुलना करेंगे इसके साथ, ठीक है। चलिए यहां लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे यानी कि y माइनस 9 इक्वल टू 0, 9 इधर बन जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 9। दूसरे की करेंगे y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 इधर चला जाएगा तो y बराबर हो जाएगा माइनस 3, यानी कि हमारे पास जो y के मान आए वो आए 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 यानी कि माइनस 3 9 बात है कि ऑप्शन किसमें ए में, यानी कि इस तरीके से हमारा आंसर क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया हमारे पास ए, यानी कि माइनस 3 9, यानी कि y जो बिंदु है हमारे पास y जो मान है y का मान कितना निकल गया माइनस 3 9। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब रफ करने से चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है
6 के बाद 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है हमारे पास। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan 40 डिग्री प्लस a बराबर cot 30 डिग्री है तो कोण A का मान है। हमसे पूछा है यदि, और ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन को लिख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिए। ए बराबर दे रखा है 14 डिग्री, बी बराबर दे रखा है 44 डिग्री, और सी बराबर दे रखा है 45 डिग्री, और डी बराबर दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए और इसमें चेक करते हैं आंसर क्या होगा हमारे पास। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे पास दे रखा है tan 40 प्लस a बराबर cot 30 डिग्री। ठीक है, चलिए tan 40 प्लस a बराबर tan, अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो पहले ये संख्या जो होगी cot 30 डिग्री निकल जाएगी, तो ये होगी हमारे पास tan 90 माइनस 30 डिग्री, यानी कि 90 माइनस 30 डिग्री होगी। क्या होगी हमारे पास 90 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री जो है वो एंगल को चेंज करता है, यानी कि tan किसमें चेंज होगा cot में, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पे आ गया होगा 30, यानी कि पहले कंडीशन जो होगी वो ये होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करेंगे, tan से tan को काटते हैं। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, 40 डिग्री प्लस a बराबर 90 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसे घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा 8 डिग्री और ये हो जाएगा 90 में 30 की तरफ से 60। ठीक है, ये वाली संख्या को इधर लेके जाइए, यानी कि a बराबर 60 माइनस 40, और जब a यानी कि 60 में जब 40 गए तो कितने बचे हमारे पास 14, यानी कि आंसर हो गया 14 डिग्री। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि a का जो मान होगा कोण a, यानी कि कोण a का जो मान होगा वो होगा हमारे पास 14 डिग्री। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले का नंबर था वो चेंज कैसे हुआ था और कैसे नहीं हुआ था, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए रख करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 6 मीटर ऊंचे, 6 मीटर ऊंचे, ठीक है, 6 मीटर ऊंचे, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि, खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण है। ठीक है, चलिए ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि क्या एंगल क्या होगा उन्नयन कोण 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, सी ऑप्शन है 30 डिग्री, और डी ऑप्शन है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर
2√3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है, चलिए पहले कह रहा 6 मीटर ऊंची, यानी कि पहले 6 मीटर ऊंची एक क्या बनाना है, एक खंभा बना दिया है। हमारे पास हो गया खंभा, ठीक है, खंभा, ठीक है, एक खंभा हो गया कितने मीटर का? 6 मीटर का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है छाया भूमि पर 2√3 मीटर, यानी 2√3 मीटर इसकी छाया पड़ रही है, माना कि 2√3 मीटर इसकी छाया, ठीक है, 2√3 मीटर इसकी छाया, ठीक है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि यहां पर एक सूर्य है, ठीक है, मान लीजिए एक सूर्य है, और आपसे पूछा इसका उन्नयन कोण कितना होगा, ठीक है, यानी कि ये आपसे पूछा और यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है, आपसे पूछा उन्नयन कोण क्या होगा, यानी कि इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी और इसे मान लीजिए सी, ठीक है। आपसे पूछा है, यानी कि सॉल्व करेंगे, आपसे पूछा है थीटा का मान क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है, ठीक है। चलिए बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले tan थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास tan थीटा क्या होता है? लंबवती आधार, ठीक है, क्या होता है? लंबवती आधार, ठीक है। नहीं पता तो एक आपको पता होना चाहिए, ये साइन के लिए होता है और इसका अपोजिट जो होता है वो कोसेक के लिए होता है, ये tan के लिए होता है और ये उसका अपोजिट होता है cot के लिए होता है। ये इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास cos के लिए होता है और इसका अपोजिट जो होता है वो होता है हमारे पास sec के लिए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास? लंबवती आधार, यानी कि AB अपॉन BC, ठीक है, यानी कि AB अपॉन BC, ठीक है। और उसने दिया था AB बराबर 6 मीटर और दूसरे ने दिया था BC बराबर जो दिया था वो दिया था, यानी कि BC बराबर कितना दे रखा? 2√3 मीटर, ठीक है। चलिए यहां पर कर दीजिए tan थीटा बराबर AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? AB की वैल्यू है 6 मीटर, ठीक है, और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2√3 मीटर, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 2 से काट दिए, 2 3 6, यानी कि 3/√3, ठीक है। अब tan की साइड में ऐसा तो किसी का मान होता नहीं है, तो क्या करेंगे हम हर परिमेय गणित कर देंगे, हर परिमेय करने पर, ठीक है। चलिए हर परिमेय कर देते हैं, इधर कर लेता हूं, ठीक है। चलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/√3 और हर परिमेय करते हैं तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके बराबर है tan थीटा बराबर, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि tan थीटा बराबर ये हो जाएगा 3√3 और बटे √3 मल्टीप्लाई 3, ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना? √3। बस आपको ये पता होना चाहिए tan की सारणी में √3 किसका मान होता है, यानी कि tan की सारणी में √3 मान होता है tan 60 डिग्री का, ठीक है। tan से tan कट जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। अब 60 डिग्री देखेंगे ऑप्शन कौन से मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि इस उन्नयन कोण, यानी कि इस सवाल का जो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो है हमारे पास 60 डिग्री। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसे रख करते हैं, ठीक, समझ में आ गया होगा आपने। आठ के बाद 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन है चित्र में
त्रिज्य खंड, सवाल कह रहा है चित्र में त्रिज्य खंड ओ ए बी की परिमाप होगी। आपसे पूछा है ओ ए की परिमाप क्या होगी, ओ ए बी की परिमाप क्या होगी। ऑप्शन दे रखा है 64/3 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 26 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 64/5 सेंटीमीटर, और डी जो ऑप्शन है वो दे रखा है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आपको चित्र तो बनाने दे रखा है, यानी कि आपको चित्र बनाने दे रखा है, कैसे दे रखा है, और बोला है आपसे एंगल थीटा भी दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ पे ओ है, यहाँ पर ए है और यहाँ बी है। ठीक है, यहाँ ए ओ बी। ठीक है, और आपसे कहा जाए 7 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये भी यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब क्या लिख रहा है, परिमाण। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, लाइन से सॉल्व करने के बाद त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, सॉरी परिमाप क्या पूछ रहा है, परिमाप। ठीक है, त्रिज्य खंड का परिमाप, तो परिमाप की बात कर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए एक आर जाएगी, यानी कि आर और आर कितना हो गया 2r प्लस। ठीक है, आर और आर 2r, और त्रिज्य खंड की बात कर रहा है, त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई r थीटा अपॉन 360। यहां लगाइए 2 गुणा r की वैल्यू हमारे पास 7, फिर प्लस 2 गुणा फिर लगाइए 22/7 और नीचे 360। ठीक है, और r की वैल्यू कितने 7 और गुणा थीटा की वैल्यू कितने हमारे पास 60। चलिए इसको पुट करिए। ठीक है, 7 से तो 60 कट गया, 0 से 0 खत्म, 6 3 36, इसे काटिए 2 से 3 बार। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 22/3। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसका मतलब इसके साथ करिए तो 14 थी 42, यानी कि 42 प्लस 22/3। ठीक है, यानी कि 42 प्लस 22/3, इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यानी कि ये आएगा 64/3 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन हमारे पास ए में मैच कर रहा है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, इसका आंसर जो हो गया हमारे पास 64/3 इसका आंसर है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन हो गए, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं, इसके पीछे भी है। मेरा 10वां 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां ही है ना, 10 त्रिज्य खंड का हो गया 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत
खींचे खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, देखिए 6 सेंटीमीटर का हमें एक वृत्त खींचना है। पहले वृत्त खींच लिए, क्षेत्र बन ही रहा है पहले से ऑलरेडी। चलिए सवाल क्या है, भुजा 6 सेंटीमीटर वाले, पहले एक 6 सेंटीमीटर के वृत्त, 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, यानी कि वर्ग बनाना है। ठीक है, ये वर्ग बनाया 6 सेंटीमीटर वाले वर्ग, यानी कि 6 सेंटीमीटर का ये वर्ग है। आपसे कहा भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इसके अंतर्गत एक वृत्त खींचा जा रहा है, ये वृत्त खींच दिया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी ऑप्शन में नहीं लिखना, ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं एक बार। ए बराबर दे रखा है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है हमारे पास 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा जो ऑप्शन है हमारे पास 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आपको बता रहा है आंसर क्या होगा। सवाल दे रहा है भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। ऑप्शन दे रखे हैं 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक बात मुझे बताइए, ये पूरी 6, तो इसकी जो वृत्त की जो त्रिज्या होगी ये कितनी होगी, 3 होगी या नहीं, यानी 3 होगी ना, 3 इधर की होगी 3 इधर की होगी, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास 6 होगी। ठीक है, चलिए हमसे पूछ रहा है खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई में सभी में आंसर आ रहे हैं, तो पाई की तो इसमें वैल्यू मत लगाइए। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि आर बराबर दे रखा है हमें 3, यानी कि 3 का होल स्क्वायर, यानी कि पाई गुणा 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, इसे करके तो सॉल्व आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पर है हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, यानी कि 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 के बाद 11वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा, 11वां। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विमाओं 49 सेंटीमीटर गुणा 33 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर के घनाभ के आकार के लोहे के किसी ठोस टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोले के रूप में डाला जाता है,
गोले की त्रिज्या पूछ रहा है आपसे, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या है, ठीक है, गोले की त्रिज्या पूछ रहा है। और ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ए ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 21 सेंटीमीटर, दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 23 सेंटीमीटर, और सी जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर, चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं और आपको आंसर बताना है, ठीक है। सवाल है विमाओं 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर के घनाभ के आकार के लोहे के किसी ठोस टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि घनाभ में ये L होती है, ये B होती है और ये H होती है, यानी कि घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है LBH, ठीक है, घनाभ का आयतन, ठीक है। पिघलाकर क्या बनाया जाता है? गोला, ठीक है। आप समझ जाए गोले की त्रिज्या। चलिए सॉल्व करेंगे। तो गोले की त्रिज्या पूछ रहा है तो गोले का आयतन लगाएंगे, ठीक है, यानी कि गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होना चाहिए घनाभ का, गोले का आयतन बराबर होना चाहिए घनाभ का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, घनाभ का आयतन कितना हमारे पास 49 गुणा 33 गुणा 24, ठीक है। चलिए 4/3 पाई की वैल्यू आई 22/7 गुणा आर क्यूब बराबर 49 गुणा 33 गुणा 24। चलिए इसे काटने की कोशिश करते हैं। पहले तो 4 6 24, 6 बार तो ये कट गया। चलिए और काट लीजिए, 11 दूनी 22 और 11 3 33। चलिए और काट लीजिए, 2 से ये 3 बार कट गया, ठीक है। और कर लीजिए, चलिए यानी कि आर क्यूब बराबर हमारे पास कितना होता है 3, ये हो गया 49 और 3 त्रिका 9, यानी 49 गुणा 9, नीचे कितना बचा हमारे पास 21, ठीक है। अब इसका मतलब इसके साथ करिए, यानी कि हमारे पास आएगा आर क्यूब बराबर 49 गुणा 9 गुणा 21, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर क्यूब बराबर 49 गुणा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। कितना आएगा 9 एकम 9 9 दूनी 18। एक बार चेक कर ले, गलती तो नहीं हुई। 4/3 पाई आर क्यूब 49 है हमारे पास, और 4 6 24 हमने काट दिया, 11 दूनी 22, 11 से 33 कट गया, 2 बचा, 2 से ये काटते, 3 त्रिका 9 9 3 27 27 तिया 81, ठीक है, ठीक है। कितना आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है। अब गुणा करिए इसका आपस में, सही है, कोई गलत नहीं, सही है। गुणा करिए आपस में, कितना आएगा, इसका गुणा करके देखेंगे 8 9, ठीक है। 189 गुणा करना है 49 का, यानी कि 9 में 81 का 1, 9 8 72 72 8 0, 9 एकम 9 9 और 8 17, 7 हाथ से लगा 1, 4 4 ने 36 का 6, 4 8 32, 4 ने, ठीक है, 4 ने 36 का 6, 4 32 और 3 35, 4 एकम 4 4 और 3 7, इसे जोड़िए 1 0 7 और 5 12 है, 8 और 1 9, यानी कि 92 61। कितना आ गया, आर क्यू बराबर आया हमारे पास 92 61, ठीक है। और 92 61 अगर यहाँ पर अगर क्यू दे रखा है तो बराबर में कितना चला जाता है, घन में, यानी कि 92 61, और 92 61 किसका घन होता है 21 का, यानी कि
हमें गोले की त्रिज्या मिल गई 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर का हमारे पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, यानी कि 21 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या आ गई। यानी कि आपसे कभी ऐसे सवाल पूछे या गोले की त्रिज्या क्या होगी या गोले की संख्या क्या होगी या इतने के इतने कुछ पूछे आपसे, तो ऐसी कंडीशन में आप एक दूसरे की जो आयतन पूछे उनको बराबर में रख दीजिएगा और आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए इसे रख करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12वां क्वेश्चन। 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक है। यानी कि 2 3 7 और 2 7 5 3 7 का बहुलक क्या है, यानी 2 4 6 8 2 4 6 8। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन दे रखे हैं 2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 5 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 7। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना आपको। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या बार बार आ रही है वही इसका आंसर होता है। यानी कौन सा नंबर बार बार आ रहा है, देखते हैं। 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, यानी कि 2 2 बार है। 3 कितनी बार है, 3 3 जो नंबर है वो भी 2 बार है। 5 5 तो एक ही बार है। 7 7 कितनी बार है, 1 2 3 बार, यानी कि 7 का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा बार है। यानी कि आंसर कितना हो गया हमारे पास, 7। यानी कि बहुलक का मतलब होता है जो ज्यादा बार से नंबर आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि आंसर हो गया हमारे पास 7। ठीक है, चलिए रफ करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित बार बार तक सारणी का बहुलक होगा। ठीक है, सवाल है निम्नलिखित 12 बार तक सारणी का बहुलक होगा। ठीक है, हमसे पूछा सारणी का बहुलक और दे रखी है हमें पद ऐसा आपको दे रखा होगा सारणी में, यहां लिख रहा होगा 12 बार तक। ठीक है, कि पद दे रखे होंगे, यानी कि पहले 5 4 10 9 15 18 और 20 8 25 और 3। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है हमें 25, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 18, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 15, चौथा ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 10। तो आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित 12 बार तक सारणी का बहुलक होगा। यानी कि अगर आपको ऐसी कंडीशन दे रखी है तो आपको 12 बार में देखना पड़ेगा। ठीक है, 12 बार में जो सबसे ज्यादा नंबर होता है उसी के सामने वाला आंसर होता है। यानी कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारे पास 18 और 18 के सामने वाला जो नंबर है वो कितना है 15। यानी कि इस तरीके से इसका आंसर हो सकता है, हमारे पास आंसर होगा 15, यानी कि 15 ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर बता सकते हैं। चलिए इसे रख करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास
14वां क्वेश्चन, आंकड़ों आंकड़ों 2, 13, 0, 9, 5, 15, 7, 4 की माध्यिका होगी। आपसे ये पूछा है और ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 6 और तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 4। ठीक है, आपको सारा है इसकी माध्यिका क्या होगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें एक काम करेंगे, पहले जो नंबर दे रखे हैं इसका आरोग्य में लिखेंगे। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या कितनी है हमारे पास 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 13 और उसके बाद हमारे पास कितना और कुछ है 15। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। ठीक है, अब 8 पूरे हो गए, हमें निकालना है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका हमारे पास माध्यिका इक्वल टू होता है, देखिए यहां माध्यिका है, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका पूछा है। ठीक है, तो माध्यिका बताना है, माध्यिका क्या होगी। ठीक है, चलिए माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका क्या होगा हमारे पास। चलिए मिडिल का जो बीच का होता है उसे बोलते हैं माध्यिका, यानी बीच वाला जो नंबर आएगा वो 3 इधर से ले लिए, 3 इधर से ले लो, यानी कि बीच में कितना आ रहा है हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं, तो दोनों नंबर को ले लेते हैं, यानी कि 5 + 7 कितने हैं 2, यानी कि 2 से डिवाइड, यानी कि 7 और 5 कितना हो गया 12 और 12 को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 6 12, यानी कि हमारे पास माध्यिका आ गई 6, यानी कि माध्यिका कितनी है हमारे पास 6 और आंसर कितना दे रखा है 6, यानी कि 6 ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, यानी कि माध्यिका दे रखी है वो तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इसे रख करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए, एक बारंबारता बंटन के लिए एक बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है, संबंध पूछ रहा हमसे, संबंध है। ठीक है, सवाल में संबंध पूछ रहा है, यानी कि संबंध है। चलिए ऑप्शन दे रखा है, यानी कि ऑप्शन है बहुलक बराबर 2 माध्य माइनस 2 माध्यिका
डी जो ऑप्शन है वो है बहुलक बराबर 2 माध्यिका माइनस 3 माध्य। सी जो ऑप्शन है बहुलक, ठीक है, बहुलक बहुलक इजिकल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। और डी जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बहुलक बराबर 3 माध्यिका प्लस 2 माध्य। यानी कि ये ऑप्शन है हमारे पास और हमें एक आंसर बताना है। एक बार पढ़ता बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। तो आपको इसका जो आंसर है वो है हमारे पास सी। इस आंसर को आप रट लीजिए, यानी कि आप याद कर लीजिए। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, ठीक है। अभी कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कि माध्य बराबर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा माध्य बराबर। तो यानी कि आपसे पूछेगा माध्य बराबर क्या होगा, माध्यिका बराबर क्या होगा। तो पहले बात करेंगे हम, फॉर्मूला होता है हमारे पास बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। आपसे पूछा माध्यिका क्या होगी, तो इसे माध्य को इधर ले आइए, यानी कि बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है, और बराबर में 3 माध्यिका, ठीक है। गुणा में संख्या होगी इसमें आएगी पट्टी में, यानी कि माध्यिका बराबर हो जाएगा हमारे पास बहुलक प्लस 2 माध्य अपॉन 3, यानी कि एक आंसर यह है। अगर आपसे पूछेगा ठीक है, बहुलक हो गया, माध्यिका हो गई, अब हमारे पास रहेगा माध्य। अगर माध्य की बात करूंगा तो ये वाली संख्या कहां जाएगी, इधर, यानी कि 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका, और ये प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस बहुलक पट्टी में, ठीक है। अभी तो आएगा। अब गुणा में जो संख्या होगी इसमें आएगी पट्टी में, यानी कि माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक और पट्टी में आ जाएगा 2, यानी कि आपके पास माध्य का भी आंसर आ गया, माध्य का भी आ गया और बहुलक का भी आ गया। इस तरीके से आप तीनों का आंसर बता सकते हैं, और यही एक आसान तरीका है। मतलब ये इसी का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा 100%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं दे रखी है, संगत भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है, संगत भुजाएं दे रखी हैं 9:4 के अनुपात में है इन त्रिभुजों के
क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 2:3, दूसरा ऑप्शन है 4:9, तीसरा ऑप्शन है 81:16 और चौथा ऑप्शन है 16:81। ठीक है, ये ऑप्शन अनुपात दे रखे हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए, दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 2:3, दूसरा ऑप्शन 4:9, तीसरा ऑप्शन 81:16 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 16:81। चलिए सॉल्व करते हैं और फिर बताते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दो समरूप त्रिभुजों दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, वर्गों के क्षेत्रफलों, वर्गों के भुजाओं, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है पहले त्रिभुज की ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, चलिए बराबर में होगा, बराबर में क्या होगा? बराबर में होगा पहली भुजा का स्क्वायर बटे दूसरी भुजा का स्क्वायर। पहली भुजा कितनी हमारे पास 9 और दूसरी भुजा कितनी 4, यानी कि इनका होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 4 का वर्ग होता है 16, यानी कि अनुपात आ गया 81:16, यानी कि 81:16। 81 कौन सा है? ऑप्शन मैच करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 81:16। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रफ करते हैं, रफ करने कपड़ा का पता ना कपड़ा कहां से आ गया। चलिए इसी से रफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। 16 देख के बाद 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन हमारे पास, यदि 1/x + 5 = 1/9 है तो x का मान होगा। हमसे पूछा है अगर यदि
ऑप्शन भी दे रखे हैं, इसके ऑप्शन दे रखे हैं ए प्लस माइनस 1, बी ऑप्शन प्लस माइनस 2, सी ऑप्शन प्लस माइनस 3 और डी ऑप्शन, डी जो ऑप्शन है वो है प्लस माइनस 4। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 1/x प्लस x स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/5 बराबर 1/9। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 9 बराबर x स्क्वायर प्लस 5। 5 जो नंबर है वो इधर आएगा, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 9 माइनस 5, यानी कि x स्क्वायर बराबर 9 माइनस 5 के दोनों बचा 4। अब मैं दोनों बच्चों को क्या लूंगा, वर्गमूल। ठीक है, दोनों बच्चों का वर्गमूल लूंगा तो क्या होगा, दोनों बच्चों का वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल लेने पर दोनों बच्चों का वर्गमूल लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x बराबर प्लस माइनस के 2, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के 2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मेरा ऑप्शन मैच कर रहा है बी, यानी कि प्लस माइनस के 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 2017 हो गया, 18 पे आ जाइए। 18 क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 7,7 तथा 12 है, 7 तथा 12 हैं, समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, यानी पहला ऑप्शन है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। दूसरा ऑप्शन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। चौथा जो ऑप्शन है वो है हमारे पास x स्क्वायर 7x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि एक द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दे रखे हैं 7 और 12। समीकरण याद करना है, यानी कि हमें समीकरण बताना है, समीकरण क्या होगा, और समीकरण के मूल दे रखे हैं और हमें समीकरण नहीं मालूम, तो ठीक है क्या करेंगे, अभिष्ट समीकरण बराबर क्या होता है, अभिष्ट समीकरण x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल बाहर x, फिर प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, मूलों का योगफल गुणा में x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर, मूलों का x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणा में x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, चलिए x माइनस ब्रैकेट मूलों का योगफल कितना दे रखा है, 7, यहाँ पर x प्लस मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है 12 बराबर 0 लगा लीजिएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। इसे एक बार चेक करिए कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि
एक्स स्क्वायर माइनस 7x एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर पहले में मैच कर रहा है, यानी कि आंसर इसका क्या हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यानी कि अब इस समीकरण हमें पता पड़ गया कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। चलिए इसे आप करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन और रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिंदु ब्रैकेट में रखें 3,4 की मूल बिंदु के बीच की दूरी है, यानी कि और ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 6, दूसरा ऑप्शन दे रखा है यानी कि बी ऑप्शन जो दे रखा है वो ऑप्शन है 6, 5, 4, यानी कि 6, और सी ऑप्शन दे रखा है 4, और डी ऑप्शन जो दे रखा है 3, यानी कि 6, 5, 4, 3 ये ऑप्शन दे रखे हैं। हमें बताना है मूल बिंदु से दूरी कितनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे। बिंदु दे रखा है 3,4, और माना कि मूल बिंदु क्या हुआ 0,0। ठीक है, चलिए इसे मान लीजिए x1 और ये हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो बीच की दूरी क्या होगी, दो बिंदु दे रखे हो उनके बीच की दूरी क्या होती है। चलिए बीच की दूरी इक्वल टू फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, और y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर और ये -4 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 16। इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और अगर इसे हटाएंगे यानी कि रूट से 5 की ओर 2 गुणा 1/2 इसका मल्टीप्लाई के साथ, यानी कि कट जाएगा, यानी कि हमारे पास निकल के आ जाएगा 5, यानी कि मूल बिंदु से इनकी बीच की जो दूरी है वो है हमारे पास 5, यानी कि आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसे सॉल्व करते हैं और आपके 20 क्वेश्चन बहुविकल्प पे हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री है, तो x का मान होगा, x का मान पूछ रहा है, ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है 1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1/2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1/√2, और चौथा ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है √3/2। ठीक है, चलिए इसका सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। सवाल दे रखा है x
tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। x गुणा tan 45 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू यानी कि जो sin की होगी 30 डिग्री वो 60 यानी कि 1/2 बराबर sin 60 की वैल्यू √3/2 और cot 60 की वैल्यू यानी कि 1/√3। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए √3 से तो √3 कट गया और बराबर से 2 से 2 कट गया यानी कि 1 का वैल्यू 1 के साथ 1 का वैल्यू 1 के साथ यानी कि x बराबर आ गया 1। यानी कि ऑप्शन नंबर किसमें मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, यानी कि इसका आंसर x का मान कितना हो गया हमारे पास 1। ठीक है, इसका आंसर 1 निकल गया है। इस तरीके से हमने बहुविकल्प प्रश्न 20 हल कर लिए हैं और यह क्वेश्चन जो लिए हैं मैंने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 2023 के में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।